सभी को नमस्कार। अ, अब तो ये भी नहीं पूछ सकता कि आवाज़ आ रही है कि नहीं। रुकिए, पहले सबको म्यूट से हटाना पड़ेगा। जी, आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर, नमस्कार। आवाज आ रही है? चलिए, ठीक है। कल हमने एक बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास किया था, न्यूरोट्रांसमीटर। उम्मीद करता हूँ मैंने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करा था कल, बहुत छोटे छोटे है। आप सभी को जब मैंने PDF भी भेजा है तो देखेंगे उसमें जितनी चीज़ें लिखी हुई है, एक लाइन की, आधी लाइन की, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो समझने में और याद रखने में आसानी हो। तो अभी तो कल हमने न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में समझा, क्योंकि सुबह की क्लास में हमारे पास समय कम रहेगा। तो जब हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर समझ रहे थे तो कई प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर के विषय में हमने बात करी, जो बेसिकली प्रोटीन से बने होते हैं। और प्रोटीन का अलग अलग फॉर्म है, अमीनो एसिड है, एमाइड्स है, पेप्टाइड्स है। इन सब चीज़ों से मिलकर न्यूरोट्रांसमीटर बनते हैं। अभी सॉरी, बीच में पता नहीं क्यों मैं ही मीटिंग से आउट हो गया था। तो कल जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर्स की हमने बात करी थी, उस पे सबसे पहले नाम आता है गाबा, GABA। हालांकि इसका बहुत कम नाम हम लोग सुनते हैं। ज़्यादातर हम लोग सुनते हैं सेरोटोनिन, डोपामाइन, एड्रिनलिन, इपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, एसिटिलकोलाइन, यही सारे सुनते हैं। जबकि मैंने कल बताया था कि वरीयता काम के हिसाब से देखा जाए तो गाबा को सबसे नंबर 1 पे रखा जाता है। अगर ईमानदारी से बात पूछा जाए सभी न्यूरोथेरेपिस्ट से कि बिना कोई बुक देखे, बिना कोई पोस्ट देखे, गाबा के विषय में 1 मिनट बोल के दिखाओ। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 मिनट बोलना है गाबा के विषय में। इवन मैं तो कहता हूँ कि गाबा का पूरा नाम क्या है तो शायद ये भी हमें याद नहीं रहता है। जबकि हम अधिकतर न्यूरोलॉजिकल या न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर को क्योर करते हैं तो वहाँ पे गाबा को हम साथ में लेते हैं। गाबा हमारे साथ आता है लेकिन हमें पता ही नहीं चलता है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये गाबा है क्या चीज़। इसको समझने से पहले एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि हमारे शरीर में, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत खास वर्ड है। जब मैं 7वीं या 8वीं कक्षा में था तो उस समय से हमारा रसायन विज्ञान स्टार्ट हुआ, केमिस्ट्री। तो उसमें एसिड के बारे में बताया गया, अल्कलाइन के बारे में बताया गया, बेस के बारे में बताया गया, भस्म। तो एसिड तो एक अलग चीज़ है, लेकिन अल्कलाइन और बेस ये दोनों एक ही जैसे हैं। तो बेस मतलब जो भी एसिड का उल्टा काम करता है वो बेस है। अब जो भी बेस जो है वाटर में सॉल्यूबल है, पानी में घोल सकते हैं, वो एल्कली है। और जिसको नहीं घोल सकते हैं वो बेस है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि दुनिया में जितने भी एंटी एसिडिक चीज़ें हैं, एसिड के खिलाफ काम करने वाली जितनी चीज़ें हैं, वो सभी बेस है। उसमें से अगर कुछ पानी में घुलता है तो वो एल्कली है। इसका क्या सीधा सा मतलब हुआ कि जितना दुनिया में एल्कली है वो सभी बेस है, बेस से ही बने हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी बेस है सारे एल्कली है। जो वाटर सॉल्यूबल है वही एल्कली है। तो उस तरह हमारे बॉडी के अंदर भी एक फंक्शन होता है, जिसको समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको कि हमारी ब्रेन के अंदर, ब्लड के अंदर, वेसल्स के अंदर, सेल्स के अंदर कहीं भी कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर बनता है तो हर एक न्यूरोट्रांसमीटर एक हार्मोन है। अगर कोई कहे कि न्यूरोट्रांसमीटर का रॉ मटेरियल क्या है, तो सबसे पहले सोचिए हार्मोन के लिए रॉ मटेरियल क्या है? प्रोटीन और फैट। प्रोटीन का मतलब हो गया अमीनो एसिड, फैट का मतलब हो गया स्टेरॉइड। हमारे बॉडी में जितने भी हार्मोन बने हैं या तो प्रोटीन से बने हैं या तो फैट से बने हैं। सेम न्यूरोट्रांसमीटर की भी यही हालत है। ये भी सारे या तो प्रोटीन से बने हैं या फिर फैट से बने हैं। दोनों का काम एक ही जैसा है। बोथ आर कॉल्ड केमिकल मैसेंजर। हम हार्मोन्स को भी केमिकल मैसेंजर कहते हैं और न्यूरोट्रांसमीटर्स को भी
केमिकल मैसेंजर कहते हैं। तो फिर ये फर्क कहाँ पे आ जाता है? फिर अलग अलग कैटेगरी क्यों है? एक न्यूरोट्रांसमीटर, एक हार्मोन, सबको हार्मोन ही रखना चाहिए था। तो जो एसिड और एल्कली के विषय में मैंने बताया था कि जितने बेस वाटर सॉल्युबल है उनको ही हम केवल एल्कली कह सकते हैं, बाकी सबको नहीं कह सकते हैं। तो उसी तरह जो भी हार्मोन 1 सेकेंड से कम में अपना काम कर देता है उसको न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, और जिसको 1 सेकेंड से ज़्यादा का समय लगता है वो हार्मोन है। अभी जैसे हम चल रहे हैं और अचानक कोई जला हुआ कोयला है या लकड़ी का टुकड़ा है जो जल रहा है, गर्म है, उसके ऊपर पैर पड़ गया, तो हम क्या करते हैं? हम ब्रेन से पूछते हैं, फिर मम्मी से पूछते हैं, फिर पापा से पूछते हैं कि आग पे पैर पड़ गया, हटाओ कि नहीं हटाओ। इतना करते हैं क्या? नहीं करते हैं। वो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, जैसे ही आग पे पैर पड़ा तुरंत हम अपना पैर हटा लेते हैं। मतलब ये 1 सेकेंड से भी कम में हो जाता है। तो इसलिए इस काम को जो करने वाला है इसको हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। जिस केमिकल मैसेंजर को काम करने में 1 सेकेंड से ज़्यादा का समय लगता है, ज़्यादा मीन्स 1 मिनट भी हो सकता है, 1 घंटा भी हो सकता है, 1 दिन भी हो सकता है, 1 हफ्ता भी हो सकता है, 1 महीना भी हो सकता है, इवन 1 साल भी हो सकता है, 10 साल भी हो सकता है, एक हार्मोन को काम करने में या ना करने में लगने वाला समय। तो ये एक चीज़ क्लियर समझ में आया कि जितना भी न्यूरोट्रांसमीटर है वो सभी एक हार्मोन है। ये गाबा जिसके ऊपर आज हम लोग बात करेंगे ये भी हार्मोन है, लेकिन ये तो बहुत तेजी से हमारे शरीर में सबसे तेजी से काम करने वाला ये केमिकल है गाबा। तो ये गाबा का पूरा मतलब क्या है लिखने की फिर से बता रहा हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है। कल जैसे मैंने शॉर्ट एक पन्ने का PDF भेज दिया था वैसे ही मैं भेज दूंगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है, बस सुनते रहिए बात को। बात करें गाबा, GABA, तो कुछ ना कुछ इसका फुल फॉर्म भी होगा, क्योंकि आप बुक में पढ़ोगे कहीं भी गाबा लिखा हुआ है तो सारे कैपिटल में होते हैं, सारे कैपिटल में है मतलब कुछ ना कुछ उसका फुल फॉर्म है। तो गाबा का फुल फॉर्म है गामा अमीनो ब्यूटरिक एसिड। अभी ये चारों शब्द का एक अलग अलग मतलब है, चारों शब्द का एक अलग अलग मतलब है, इसको समझना आवश्यक है। गामा, अभी गामा के बारे में बताना चाहता हूँ। जब हम लोग मैथ्स की पढ़ाई करते हैं जहाँ पे अल्फ़ा, बीटा, डेल्टा, गामा ये सारी चीज़ें आती हैं, तो इसमें गामा जो है ये सबसे फास्ट ट्रैवलिंग के लिए जाना जाता है, सबसे तेज गति से एक जगह से दूसरे जगह पे जाता है। यू कांट बिलीव बट इवन 100 टाइम्स मोर फास्टर देन लाइट, लाइट से भी 100 गुना ज़्यादा तेजी से ये ट्रैवल करता है गामा। अमीनो, अमीनो का मतलब समझ में आ रहा है कि ये अमीनो एसिड ग्रुप का है। अमीनो और लास्ट में जो एसिड है ना ये अमीनो एसिड ग्रुप का है, मतलब प्रोटीन से बना है। और ब्यूटेरिक, ये एक ग्रीक वर्ड है ब्यूटेरिक, जिसका मतलब होता है खूबसूरत। अभी ये बहुत खतरनाक मतलब है। अगर आपके शरीर में गाबा सही तरीके से बन रहा है तो आप बहुत खूबसूरत दिखोगे, मतलब अगर फीमेल्स हैं तो बहुत ब्यूटीफुल दिखेंगे, जेंट्स हैं तो बहुत हैंडसम दिखेंगे। कई लोगों को आपने देखा होगा, कई लोग 56 की उम्र में भी 36 के दिखते हैं, और कुछ लोग हैं जो 36 की उम्र में भी 56 की तरह दिखते हैं। ये सारा उनके डेली लाइफ स्टाइल के कारण ये गाबा में दिक्कत आ गई है, जिसके कारण ऐसा हुआ। और ये सारी चीज़ें एक दिन में नहीं हुआ, इसको करने में 10-20 साल लगे होंगे। तो ये पूरा जो इसका फुल फॉर्म है गामा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड। ये काम क्या करता है ये समझ लेना जरूरी है। अच्छा, गाबा क्या है ये समझ में आया, बनता कैसे है? प्रोटीन से बनता है, अमीनो एसिड से बनता है। अब इसके पहले काम की बात कर लेते हैं और फिर अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है ये भी बात कर लेंगे। तो काम के बारे में जब अगर बात करेंगे तो सबसे पहला इसका काम है स्वभाव तथा भावना पर लगाम लगाता है।
ये वर्ड पे ध्यान देना है, लगाम लगाता है मतलब इनहिबिट करता है, रोकता है। नहीं तो आज मैं माधुरी दीक्षित को देख लिया और कल से ही मैं उसके पीछे लग गया कि अब तो मेरे को इसी से ब्याह करना है, मैं दिन भर उसके बंगले के आसपास घूमने लगा। दैट मीन्स मेरे ब्रेन के अंदर गाबा कम है, मैं अपनी भावनाओं पे कंट्रोल लगाम नहीं लगा पा रहा हूँ, तभी मैं ऐसी हरकतें कर रहा हूँ। तो गाबा का सबसे बड़ा काम है, ये हमारे स्वभाव पे और हमारे व्यवहार पे लगाम लगाता है। अगर कोई व्यक्ति कुछ भी बेलगाम हरकत करता है तो समझ लीजिए उसके अंदर गाबा की कमी है। गाबा का एक और काम है, जब भी हमारा शरीर किसी इमरजेंसी कंडीशन में रहता है, जैसे कल के क्लास में मैंने एड्रेनालाइन और नॉर एड्रेनालाइन मतलब इपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन के बारे में बताया था कि हमें भिड़ने या भागने में सहायता करते हैं। अभी सपोज हमारे सामने शेर आ गया तो अभी गलती से भी हम भिड़ने की तो नहीं सोचेंगे, हम तो भागने की सोचेंगे। और जैसे ही भाग के किसी ऐसे सुरक्षित जगह पे पहुंचे जहां पे शेर नहीं आ सकता है, हम जैसे ही 2 बार लंबी लंबी सांसें लेंगे, तुरंत हमारा ब्रेन जो है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वो गाबा रिलीज करना शुरू करेगा। गाबा का क्या काम है, वो पूरे शरीर को देख रेख करेगा, आसपास का वातावरण पता लगाएगा और फिर ब्रेन को जाके कहेगा कि अब सब कुछ ठीक है, काम डाउन, शांत हो जाओ। इसीलिए इसको काम डाउन न्यूरोट्रांसमीटर भी कहते हैं। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार कई एग्जाम में भी आया है, काम डाउन न्यूरोट्रांसमीटर। इसमें आएगा क्वेश्चन में, कई बार आता है कि विच केमिकल इज नोन एज काम डाउन न्यूरोट्रांसमीटर, तो वो कौन सा है, गाबा। कई बार गाबा का फुल फॉर्म भी आता है, 4-5 दिया रहेगा कि इसमें से कौन सा सही है। तो ये इमरजेंसी से नॉर्मल में लाता है अपनी बॉडी को और बताता है कि काम डाउन हो जाओ, सब कुछ ठीक है, अब स्थिर हो जाओ, स्थिरता लाता है। इवन ये एंटी कन्वल्सन और एंटी एंजाइटी वाला भी है। किसी को आपके सामने मिर्गी का दौरा पड़ गया, मतलब उसके ब्रेन में गाबा बनना कुछ सेकंड के लिए बंद हो गया है, अभी पता ही है वो सेकंड से भी पहले काम करता है, तो अगर 2 सेकंड के लिए भी बंद हो गया तो कितने सारे काम डिस्टर्ब हो जाएंगे। उसी को फिट्स आना या कन्वल्जन कहते हैं, इपिलेप्सी। तो वैसे सिचुएशन में तुरंत अगर हमारे सामने हुआ है तो हम अगर तुरंत ही उनकी बॉडी में गामा को फिर से एक्टिवेट कर दे तो कन्वल्सन वहीं पर रुक जाएगा। ये जो फिट्स पॉइंट एक नाक के नीचे दोनों होठों के बीच में ऊपर वाली जगह पे जो प्रेस करते हैं 12 सेकंड के लिए, एपिलेप्सी पॉइंट, फिट्स पॉइंट जो है, ये गाबा को डिस्ट्रीब्यूट करता है कि मतलब बॉडी में जो भी जितना भी गाबा बचा हुआ है वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए ताकि बॉडी थोड़ा सा शांत हो पाए। अगर उसके पहले हम गाबा को डायरेक्ट एक्टिवेट करने वाला पॉइंट दे देते हैं और उसके बाद फिट्स पॉइंट देते हैं तो ये ज़्यादा काम करेगा। तो गाबा को एक्टिवेट करने के लिए क्या किया जाता है, आप में से अधिकतर लोगों को पता है, चलते चलते मैं भी बताऊंगा। तो ये समझ लीजिए कि ये एंटी कन्वल्सन मतलब दौरे को रोकने का काम करता है, एंजाइटी, बेचैनी, घबराहट, इसको भी रोकने का काम करता है। इसका मेन काम क्या है, नींद लाना। जैसे कल मैंने बताया था ना कि सेरोटोनिन नींद के लिए तैयार कर देता है कि अब सो जाओ, और सोए रहो, कितने बजे जगना है, ये काम गाबा का है। ये स्लीपिंग पैटर्न को मेंटेन रखता है। इसके अलावा मसल्स के अंदर कई बार काम करते 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 एक ही काम रोज किए जा रहे हैं तो वो मसल्स बार बार सीधा हो रही है, मुड़ रही है, सीधा हो रही है, मुड़ रही है, तो उसमें एक टेंशन आ जाता है, तनाव आ जाता है। तो ये गाबा जो है मसल्स के तनाव को भी दूर करता है और स्ट्रेस को भी दूर करता है। हमारे दिल की धड़कन कब बढ़नी चाहिए, कितनी बढ़नी चाहिए, कब घटनी चाहिए, कितनी घटनी चाहिए, इसका भी ध्यान गाबा ही रखता है। कई लोगों को पैल्पिटेशन की प्रॉब्लम है, तो दिल की धड़कन अचानक से तेज हो गई, कुछ ऐसा देख लिया, कुछ ऐसा सुन लिया कि अचानक से तेज हो गया। अरे तो कुछ देखना सुनना तो सबके साथ लगा रहता है, तो सबकी क्यों नहीं तेज हो जाती है, कुछ पर्टिकुलर लोगों की तेज हो गई, मतलब उनके बॉडी में गाबा कम है। उसको बढ़ा देंगे तो ये पैल्पिटेशन वाली दिक्कत फिर से दोबारा नहीं आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि एक चीज मैंने बताया कि जैसे एड्रेनलिन या नॉर एड्रेनलिन बनता है तो वो भिड़ो या भागो ऐसा वाला काम वो एक्टिवेट कर देता है। अब हमारा दिमाग बस यही 2 चीज सोचता है कि लड़े कि भागे। गाबा क्या करता है,
एड्रेनालाइन को सप्रेस कर देता है, इनहिबिट कर देता है, वो ब्रेन में कुछ नहीं करता है। वो एड्रेनालाइन और नॉर एड्रेनालाइन को रोक देता है, जो बार बार कर रहा था, ए देखो देखो देखो, लड़ो या भागो, लड़ो या भागो, ऐसा कर रहा था, उसको इसने रोक दिया। अब बोलने वाला कोई नहीं है, तो हमारा ब्रेन, हमारी बॉडी आराम से इस मैटर पे बैठ के सोच सकती है। तो इसलिए इसको फाइट एंड फ्लाइट का रोकथाम करने वाला भी कहा जाता है, इनहिबिट करने वाला भी कहा जाता है, क्योंकि ये ब्रेन का इसका काम है, ब्रेन को हमेशा फील कराता है, फील गुड, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक है। और ये सब कुछ ठीक है कैसे उसको बताता है ब्रेन को, जाके उसके कान के पास बोलता नहीं है। वो क्या करता है, दो काम, हमारे ब्लड प्रेशर को और रेस्पिरेशन की रेट को, सांस लेने छोड़ने की रेट जो होती है उसको, और ब्लड प्रेशर को ये नॉर्मल रखता है, ना घटने देता है ना बढ़ने देता है। अगर ये दो चीज़ हमारे सामने, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत का पहाड़ आ जाए, कितना भी बड़ा खतरा आ जाए, अगर हमारा बीपी और रेस्पिरेशन नॉर्मल रहेगा तो सामने शेर भी आ जाए, वो महसूस कर सकता है, वो हमारे ऊपर तभी हमला करेगा जब या तो हमारा बीपी बढ़ा रहेगा, चाहे हमारा रेस्पिरेशन बढ़ा रहेगा। दोनों को आप अपने अगर कंट्रोल में रखते हैं, 2 मिनट रुकने के बाद वो भी मुड़ के चला जाएगा, आप पे हमला करने की हिम्मत वो नहीं कर सकता है। कई बार फिल्मों में भी ऐसा देखा होगा आपने। अब सबसे बड़ी बात कि ये प्रोटीन से तो बनता है, अमीनो एसिड इसको बनाता है, लेकिन थोड़ा देर के लिए आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, T3 T4 थायराइड के जो हार्मोन है, T3 T4, तो क्या दोनों ही हार्मोन थायराइड बनाता है? नहीं, वो T4 बनाता है, थायरोक्सिन। अभी अगर थायरोक्सिन की ज़रूरत है तो थायरोक्सिन काम करता है, और अगर ट्राई आयोडाइड थायरो हार्मोन का ज़रूरत है, T3 का ज़रूरत है, तो वही T4 T3 में चेंज होकर काम करता है। इसलिए रिपोर्ट में देखोगे आप, बहुत कम मिलता है कि T4 डाउन हो गया, T3 डाउन हो गया, ये बहुत मिलता है हाइपोथायराइड में। तो हमारे यहाँ भी ऐसा ही है। ये जो अभी गाबा की बात कर रहे हैं, गाबा के बाद नेक्स्ट जो न्यूरोट्रांसमीटर आएगा, ग्लूटामेट। कल ये भी मैंने बताया था। अभी सबसे बड़ी पंगे वाली बात है, ग्लूटामेट का काम कम है, उसने अपने हिस्से में 2-3 काम रख रखे कि ये चीज़ मेरे को करना है, और बाकी कोई और काम आता है ना, वो तुरंत गाबा में चेंज हो जाता है। मतलब ग्लूटामेट से ही गाबा बनता है, और हमेशा बनता है, क्योंकि ग्लूटामेट का काम बहुत ज़्यादा नहीं है, गाबा का काम बहुत ज़्यादा है। तो कभी भी वैसा इमरजेंसी पोजीशन आया, शरीर एकदम बिल्कुल डरा हुआ है या गुस्से में काँप रहा है, तो तुरंत ये क्या होगा, ग्लूटामेट गाबा में, क्योंकि उसको पता है कि गुस्से को रोकना, डर से मुक्ति दिलाना, ये मेरा काम नहीं है, गाबा का काम है। तो तुरंत गाबा में चेंज होता है, और गाबा ये सारे काम करता है। तो गाबा का रॉ मटेरियल क्या है, ग्लूटामेट, ये भी ध्यान रखना है। अभी किसी में अगर गाबा कम हो जाए तो क्या क्या हो सकता है, अगर गाबा घटेगा तो सारी चीज़ें मैंने बताई, लेकिन फिर से एक शॉर्ट फॉर्म में याद रखने के लिए आपको बता रहा हूँ। PADS, इस चीज़ को याद रखिएगा। P क्या है, अगर गाबा घट गया तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, PADS क्या है, P है पैनिक डिसऑर्डर, मतलब चिड़चिड़ाहट, किसी भी चीज़ को सुन के यार दिमाग खराब हो जाए, तुरंत गुस्सा आना, तुरंत डर जाना, मतलब पैनिक हो जाना, घबरा जाना। तो अगर गाबा कम है हमारे बॉडी में तो हम किसी भी बात पे तुरंत घबरा जाएंगे, पैनिक डिसऑर्डर। पी का मतलब यही हुआ। ए का मतलब एंजाइटी, जो पहले ही मैंने बताया था। फिर डी का मतलब भी डिप्रेशन, अगर गाबा कम है तो बंदा डिप्रेशन में आ जाएगा। और चौथा है एस मतलब स्लीप का पैटर्न डिस्टर्ब हो जाएगा। ऐसा नहीं कि नींद नहीं आएगी, सेरोटोनिन तो बन रहा है, वो नींद लाएगा। आप रात को 9 बजे सोए और 12 बजे उल्लू की तरह जग गए, सेरोटोनिन ने तो भैया अपना काम कर दिया था, आपको 9 बजे सुला दिया, अब 12 बजे उठ गए और उसके बाद नींद नहीं आ रही है। ये स्लीप पैटर्न का गड़बड़ है, स्लीप का पैटर्न जो है आपका गड़बड़ा गया है। तो उसको ठीक करने का काम कौन करता है, गाबा करता है। तो इसलिए इन सभी चीज़ों में मैंने कल भी बताया था, जब भी हम एक पेशेंट को डायग्नोस कर रहे हैं और 1% भी हमें लगता है कि इसका इफेक्ट, इसका संबंध कहीं ना कहीं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर या न्यूरोलॉजी से हो सकता है,
तो तुरंत ये जो न्यूरोट्रांसमीटर का मैं 1% बेटर इसीलिए करवाना चाह रहा हूँ कि हम में से अधिकतर लोग, गुरुजी ने जो जो फॉर्मूले बताए थे, जिस तरह से न्यूरोथेरेपी बताई, सभी लोग उस तरह से कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ समझने का प्रयास करो, मैं न्यूरोथेरेपी के लिए आज से 21 साल पहले गया था, 2002 में। उस समय हमारा रहन सहन आप मानोगे नहीं। जब मैं 2002 में वहाँ पे गया था, 2003 में वर्ल्ड कप हो रहा था। उस समय पहली बार ऐड आना शुरू हुआ, रिलायंस इंडिया मोबाइल 501 रुपये में कर लो दुनिया मुट्ठी में। याद करो वो ज़माना 2002-2003 का। उसके पहले मोबाइल होते थे, मेरे पास भी था, लेकिन बहुत कॉस्टली होते थे। फ़ोन करो तो 7 रुपया 26 पैसा लगेगा 1 मिनट का, और फ़ोन इनकमिंग हुआ तो 4 रुपये 40 पैसे लगेंगे। तो जाहिर सी बात है, उस समय मोबाइल फ़ोन एक आम बात नहीं थी। एक गांव की तो बात छोड़ो, हो सकता है एक ज़िले में शायद 10 लोगों के पास हो। लेकिन आज क्या है, मोबाइल सबके पास है। पहले पूरे राज्य में एक मोबाइल का टावर रहता था, यहाँ पे जिला तो छोड़ो, ब्लॉक में 8-10 टावर है। तो उस समय का लाइफ अलग था, अभी का लाइफ अलग है। अभी हम लोग रेडिएशन में जी रहे हैं, बहुत तरह के मॉडर्न कॉम्प्लेक्स चीज़ें बन गई है, हमारे शरीर में जटिलता प्रदान कर रही है। तो इसलिए कभी भी किसी पेशेंट को हम डायग्नोस करने के लिए बैठते हैं तो एक बार उनके लाइफ स्टाइल के बारे में जानिए कि कैसा है, और उसके हिसाब से सोचिए कहीं कोई न्यूरोट्रांसमीटर में तो गड़बड़ी नहीं है। अक्सर लोग पार्किंसन को ठीक करने के पीछे, इंसोम्निया को ठीक करने के पीछे लगे रहते हैं, लेकिन कई बार पूरी तरह से ठीक हो जाता है, कई बार नहीं होता है, क्योंकि इसके पीछे कहीं ना कहीं स्लीप पैटर्न भी डिस्टर्ब रहता है। तो हमें गाबा को यूज़ करना चाहिए। तो इसी तरह ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है बहुत काम की चीज़ है। अगर सचमुच न्यूरोथेरेपी में चमत्कार करना चाहते हैं आप लोग, तो अभी जो ये अपना 14 दिन का सेशन है 1% बेटर, इसमें जो चीज़ें बता रहा हूँ इसके बारे में आप लोग कभी एकांत में बैठो, ध्यान से सोचो, गूगल पे सर्च करो, यूट्यूब पे सर्च करो। ऐसा नहीं है कि ये सब मैं माँ के पेट से सीख के आया था, कुछ गुरुजी से सीखा, कुछ बुक्स पढ़ के सीखा, कुछ यूट्यूब में देख के सीखा, कुछ गूगल पे पढ़ के सीखा मैंने। तो जहाँ से भी सीखने को मिले, इन चीज़ों को अपने साथ अंगीकृत करना चाहिए। अब बात आती है, इतनी सारी बातें हो गई, अब गाबा को एक्टिवेट करने के लिए क्या करेंगे। तो एक चीज़ समझ लीजिए, गाबा जो है ये डायरेक्टली स्टिमुलेट होता है ऑप्टिक नर्व से। एक चीज़ बता रहा हूँ, जो लोग देख नहीं सकते, ब्लाइंड हैं, सिंपल सी बात है, या जिनके आई साइट वीक है, आपके पास आते हैं भले आँख के इलाज के लिए, कमर के इलाज के लिए, लेकिन जब आई साइट वीक है या आई साइट नहीं है तो समझ जाइए कि इनके अंदर गाबा कम बन रहा होगा, क्योंकि गाबा का स्टिमुलेशन जो होता है वो ऑप्टिक नर्व के द्वारा ही होता है। अगर हम कुछ देखेंगे नहीं तो हम कुछ ज़्यादा महसूस भी नहीं करेंगे, हम कुछ ज़्यादा रिएक्ट भी नहीं करेंगे, हमारे स्वभाव में कोई गड़बड़ी नहीं आएगी, जैसे हैं वैसे हैं। जब हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं तो उसी से हमारे ब्रेन में टेंशन क्रिएट होता है। तो ऑप्टिक नर्व को एक्टिवेट करने के लिए जैसे हम लोग 2 मेडुला देते हैं, तो गाबा के लिए भी हमें 2 मेडुला ही देना है, 2 मेडुला मल्टीप्लाइड 6। ये ऑप्टिक नर्व को एक्टिवेट करेगा और ऑप्टिक नर्व गाबा के सिक्रेशन को बढ़ाएगी। सॉरी, बीच में कॉल आ गया था, अभी पता ही है, कॉल आने पे थोड़ा देर के लिए साउंड कट जाता है। तो खैर, ये गाबा की सारी बातें रही। कल के सेशन में हम लोग ग्लूटामेट के विषय में बात करेंगे। ग्लूटामेट की बात बहुत ज़्यादा नहीं है, और हर सेशन को मैं कोशिश करता हूँ 15 मिनट में समेटने के लिए, लेकिन नहीं हो पाता है। देखिए, आज भी आधा घंटा हो ही गया, बट हाँ, चलो ये भी खुशी मिलती है। कल बहुत सारे लोगों ने फेलोशिप ग्रुप में फीडबैक में लिखा कि सर बहुत अच्छा सेशन रहा, पहली बार ये जानकारी मिली। अभी कल मैंने जब बताया था कि 1% बेटर का कॉन्सेप्ट यही था कि ऐसी चीज़ों को शेयर करना जो 100% ऑथेंटिक हो और जो बिल्कुल नई हो। तो उन्हीं चीज़ों का शेयर करने का प्रयास कर रहा हूँ। आज का सेशन यहीं पे हम लोग स्टॉप करते हैं। आप में से जितने भी लोग जुड़े, लगभग मेरे साथ साथ मिला के लगभग अभी 40 लोग हैं। सभी का धन्यवाद कि इतनी सुबह सुबह आप लोग समय निकाल के साथ में क्लास सेशन में जुड़ते हैं, ये बहुत अच्छा लगा।
कल भी सुबह 7 बजे का ग्लूटामेट का ही सेट रहेगा। लिंक सेम रहेगा। मैं अपनी तरफ से प्रयास करूंगा, फेलोशिप ग्रुप में जितने हैं उनको तो मैं आज रात को ही लिंक भेज दूंगा। बाकी अदर्स जितने भी हैं उनको कल सुबह 6 बजे के पहले पहले मैं लिंक भेज देता हूं। अगर किसी दिन लिंक ना भी भेज पाया तो सेम लिंक है, लिंक में कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ ऊपर का टॉपिक आपको हर रोज चेंज मिलेगा, बाकी सब कुछ सेम है। तो अगर किसी दिन लिंक ना भी पहुंचे तो 7 मार्च तक एक बार ज्वाइन करके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और आज हम लोग दोपहर में क्वेरी सेशन भी रखेंगे। तो अभी फ़िलहाल मैंने सोचा कि वीरवार को और रविवार को दोपहर 3 बजे से क्वेरी सेशन रखते हैं। अगर ज़्यादा है तो फिर ज़्यादा भी करेंगे, 2 की जगह 3 करेंगे, 4 करेंगे। तो आज जिनकी जिनकी क्वेरी है फेलोशिप ग्रुप में आप डाल दीजिएगा। आज 3 बजे के लगभग में हम लोग क्वेरी सेशन रखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर 3 बजे। तब तक के लिए अपनी पुरानी वाली बात कि स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बेशक व्यस्त रहिए। मिलते हैं फिर दोपहर को 3 बजे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। दूसरे फोन करा था ना। चलो काल गई नहीं, अब काल हम गई नहीं तो उड़ाले ना रहा।